गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे देश में लॉकडाउन की स्थिति है कोरोना महामारी के कारण। ऐसी दशा में आज मैं आप लोग को कक्षा 9 के जीव विज्ञान विषय का पहला चैप्टर आज पढ़ाऊँगा, जो ताकि आप घर बैठे ही ऑनलाइन इस वीडियो के द्वारा आप अपनी स्टडी को अच्छे से कर सकें। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। आज हम देख रहे हैं हमारा पहला टॉपिक है, आज का चैप्टर है हमारा जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, अर्थात जीवन की शुरुआत सबसे पहले कब हुई, कैसे हुई और किसके द्वारा हुई, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलते हैं हम। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जीवन की शुरुआत सबसे पहले जल में हुई। बच्चों, क्या आपको पता है ये जल में कैसे शुरुआत हुआ, किस प्रकार से हुआ? तो आप पिछली पुरानी कक्षाओं में यह पढ़े होंगे कि पृथ्वी पहले सूर्य का ही एक भाग था और सूर्य के सतह पर विस्फोट होने के कारण पृथ्वी उससे टूटकर अलग हुआ। अलग होने के बाद चूँकि यह गर्म था तो धीरे धीरे यह ठंडी हुई और इसकी सतह पर पानी और अन्य सारे गैसों के जुड़ने के कारण से कई सारे पदार्थ और तत्वों का निर्माण हुआ। अब इन्हीं तत्वों में पानी एक महत्वपूर्ण खोज थी। पानी बनने के दौरान पानी में ही सबसे पहले सूक्ष्म जीवधारियों का निर्माण हुआ। वह सूक्ष्म जीवधारी एक कोशिका के रूप में विकसित हुई। आइए जानते हैं सबसे पहले कोशिका की खोज कहाँ हुई, किसने खोजा, क्या किया। तो यहाँ कुछ प्रमुख बिंदु हैं, हम इन पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले कोशिका की खोज जो है 1665 में रॉबर्ट हुक ने कार्क के टुकड़े के में देखकर उसको स्पष्ट किया और बताया कि यह छोटी संरचना जो है वह कोशिका है, या उसे एक छोटे कमरे के रूप में उन्होंने देखा और उसे एक कोष्ठक या सेल कहा। सेल का एक शाब्दिक अर्थ कोष्ठक या छोटा कमरे से होता है। उसके बाद हम देखते हैं कोशिका दिखती कैसी है, यानी कार्क होता क्या है। तो कार्क एक लकड़ी का गुटका होता है, या जैसा कि पौधों में आप लकड़ी देखते हैं उसी लकड़ी की एक प्रकार होता है जो कार्क होता है, जिसमें उसकी संरचना काफ़ी स्पष्ट तरीके से नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी या उच्च आवर्धन वाले लेंसों के द्वारा हम देख सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कार्क के अंदर उन्होंने देखा क्या। दरअसल कार्क के अंदर रॉबर्ट हुक ने कुछ इस प्रकार की संरचना देखी, बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते के आकार की। आप लोगों ने देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता कैसा होता है। ठीक है, पेड़ों पर या टीवी में या किसी अन्य जगह पर आप लोगों ने मधुमक्खी के छत्ते को देखा होगा। तो कुछ इस प्रकार से मधुमक्खी का छत्ता रहता है और कार्क के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही कई सारे कोष्ठक बने हुए दिखाई दे रहे थे उनको। इन्हीं छोटे छोटे कोष्ठकों को उन्होंने कोशिका या सेल नाम दिया। इसके अलावा कोशिका की खोज के दौरान बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिकों ने कोशिका के ऊपर अपनी खोज की। उनमें से दूसरे प्रमुख वैज्ञानिक थे ल्यूवेनहाक। 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहाक ने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कोशिका को बैक्टीरियो के रूप में देखा। बैक्टीरिया जो एक प्रकार के सूक्ष्म एक कोश की जीव होते हैं। इसके पश्चात सन 1839 में थियोडोर स्वान ने कोशिका सिद्धांत को दिया। इन्होंने बहुत सारे जीवों पर कोशिकाओं का अध्ययन किया, जंतुओं और पादपों के ऊपर, और उन्होंने अध्ययन के दौरान एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। वो सिद्धांत क्या है? प्रत्येक जीवधारी एक या एक से अधिक कोशिका का बना होता है। दूसरा उन्होंने अपना निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक नई कोशिका जो है प्रत्येक नई कोशिका
पुरानी कोशिका से ही निर्मित होती है। इसके अलावा बच्चों बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कोशिका पर महत्वपूर्ण खोज की और कोशिका की आकृति आकार के विषय में भी काफ़ी कुछ उन्होंने बताया, जैसा कि कोशिका गोल, लंबी, षटभुजाकार, पंचभुजाकार इत्यादि संरचनाओं में, अंडाकार आदि संरचनाओं में पाई जाती है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि कोशिका की आकृति कितनी बड़ी होती है, तो सूक्ष्मतम इकाई या सूक्ष्मतम आकृति सबसे छोटी इकाई है कोशिका की सामान्य रूप से 0.5 माइक्रोन, यानी अधिकतम सबसे छोटी कोशिका का व्यास होगा 0.5 माइक्रोन। और सबसे अधिक कोशिका, तो सबसे अधिक कोशिका में 150 से 170 या उससे भी अधिक उच्च श्रेणी के जीवों में अलग अलग माप की कोशिकाएं बनी होती हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा हम बात करते हैं कि कोशिका कैसे उत्पन्न हुई या कैसे बनी। अब आगे हम बात करते हैं कोशिका की उत्पत्ति के बारे में कि पृथ्वी पर कैसे सर्वप्रथम कोशिका कहाँ से उत्पन्न हुई और किस प्रकार से उत्पन्न हुई। तो कोशिका की उत्पत्ति के संबंध में आप आगे पढ़ेंगे। स्टैनले मिलर का एक प्रयोग है, उस प्रयोग के द्वारा उन्होंने यह सिद्ध किया कि वास्तव में पृथ्वी पर कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई। उस प्रयोग में उन्होंने यह बताया कि कोशिका की उत्पत्ति सर्वप्रथम जल के अंदर हुई, जिसमें प्राचीन समय में काफ़ी घने बादल, बिजली के चमकने और जल में बिजली के गिरने से जो बिजली की विद्युत ऊर्जा थी, उसी ऊर्जा के द्वारा जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का संयुग्मन हुआ और वही कार्बनिक पदार्थ दरअसल विभिन्न प्रकार के प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए इत्यादि प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का निर्माण किया। उसी कार्बनिक पदार्थ के संयुग्मन के कारण जल में उन बिजली के ऊर्जाओं के कारण जो छोटे छोटे कार्बनिक पदार्थ थे, जल के अंदर आयनित होकर एक थक्के के रूप में, एक जैली के रूप में एकत्रित होने लगे, कुछ इस प्रकार से। यह जैली अवस्था बनने में लगभग करोड़ों साल लग गए, यानी जल के अंदर इन छोटे छोटे कार्बनिक पदार्थों का लगातार संगठित होना और होकर एक जेली के सदृश दिखने में इतना समय लगा, लगभग करोड़ों साल। और लगातार इनमें परिवर्तन होने के कारण धीरे धीरे यह एक कोशिका की भांति व्यवहार करने लगे। यह कुछ इस प्रकार होगा बच्चों, जैसे हम एक बोतल में अगर पानी ले लेते हैं और उसमें तेल की कुछ बूंदें मिला देते हैं। मिलाने के बाद क्या होता है कि पानी के सरफेस एरिया पर तेल की बूंदें तैरती रहती हैं, लेकिन अगर हम बोतल को थोड़ा हिलाते हैं तो इसके दौरान क्या होता है, वह तेल की बड़ी बूंदें छोटी छोटी बूंदों में विभक्त हो जाती हैं और जल के शांत होने पर क्या होता है, वह छोटी छोटी बूंदें आपस में एकत्रित होकर जुड़कर बड़ा बनने लगती हैं। ठीक उसी प्रकार से उन समय प्राचीन पृथ्वी पर भी क्या था, जब विद्युत बार बार जल में गिरता तो उसी गिरने की वजह से विद्युत ऊर्जा जो है जल के अंदर उपस्थित कार्बनिक अणुओं को मिलती और वह आयनित होकर आपस में संगठित होते और धीरे धीरे वह बड़े होकर एक जेली सदृश अर्ध जेली के रूप में यह एक संरचना थक्के के रूप में बनना स्टार्ट हो गई। दरअसल यही जो थक्के के रूप में बन रही थी, यही एक कोशिका का व्यवहार करने लगी धीरे धीरे। यही थक्के जैसी संरचना जो है कोशिका के रूप में आगे चलकर विकसित हुई और इस कोशिका को उस वक्त और आज के हिसाब से इस कोशिका को प्रोकैरियोटिक
कोशिका कहा गया। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है? इसी प्रोकैरियोटिक कोशिका में हजारों साल, लाखों साल में धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन हुआ और इन्हीं क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप इन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का विकास हुआ और प्रोकैरियोटिक कोशिका के विकास के फलस्वरूप यूकैरियोटिक कोशिका बनी। अब ये प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या था और ये यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, इन दोनों को समझने के लिए हमें जानना होगा कि कैसे इससे इसका विकास हुआ और दोनों में क्या अंतर है। तो अंतर कुछ इस प्रकार से है। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की, यहाँ प्रो और यहाँ यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसी भी प्रकार का कोशिकांग नहीं था, यानी हमने बताया कि प्राचीन समय में सिर्फ एक थक्के के रूप में जो था, तरल द्रव्य के रूप में यह इस प्रकार से दिखाई देता था, जेली के सदृश। इसमें एक कह सकते हैं कि एक तरह से यह एक जीव द्रव्य था, कई सारे लिक्विड पदार्थ छोटे छोटे बने हुए थे और इस प्रकार का था। अब इस प्रकार की कोशिका में ना ही उस समय कोई स्पष्ट केंद्रक था, अनुपस्थित। किसी भी प्रकार का कोई कोशिका भित्ति नहीं था, यानी यह बाहरी दीवार किसी भी प्रकार की नहीं थी, यानी भित्ति अनुपस्थित। यह प्राचीन कोशिका की खासियत थी। इसका डीएनए और इसका न्यूक्लिक अम्ल, यह दोनों जो था डीएनए व न्यूक्लिक अम्ल, सरल या गोल हम कह सकते हैं। वर्तमान समय में आप डीएनए जानते ही होंगे। इसके अलावा अब यह तो था हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका का कि उस समय की कोशिका बिल्कुल साधारण सी थी, यानी वह एक जेली के रूप में थक्के की तरह थी जो पानी पर तैरती थी या पानी में आधी डूबी हुई थी, और इस प्रकार से ना ही उसमें कोई स्पष्ट केंद्रक था, ना ही कोई भित्ति थी उसकी, और ना ही उसमें डीएनए का कोई विशेष शेप था। इसके अलावा इसमें कोई कोशिकांग नहीं था, यानी कोशिका का अंग। आगे हम बात करेंगे कि ये सब क्या होता है। कोशिकांग अनुपस्थित। इस प्रकार से यह प्राचीन कोशिका थी जिसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक की। तो हजारों साल, लाखों हजारों साल लग गए इसी प्रोकैरियोटिक में धीरे धीरे बदलाव होने में, यानी विकास होने में। और जब यह बदलाव हुआ तब इसी के फलस्वरूप यहाँ बना। और इस प्रकार की कोशिका में क्या था, स्पष्ट केंद्रक था उपस्थित। जब यह कोशिका तैयार हुई, उपस्थित। दूसरा था इसमें इसकी भित्ति, स्पष्ट भित्ति
यानी बाहरी दीवार जो कोशिका की होती है यह भी उपस्थित। इसके अलावा डीएनए व अन्य न्यूक्लिक अम्ल जो था स्पष्ट। चौथा कोशिकांग, स्पष्ट कोशिकांग इसमें था। स्पष्ट कोशिकांग उपस्थित। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से प्राचीन कोशिका से नई कोशिका का विकास हुआ और उन कोशिकाओं में यह प्रमुख मुख्य बिंदु जो थे यह इससे इसको भिन्न करते थे। यानी अब हम बात करते हैं यह कोशिकांग क्या होता है। तो कोशिका का वह अंग जो कोशिका को नियमित रूप से क्रियाशील रहने में सहायक होता है और कोशिका की मदद करता है, वही कोशिकांग कहलाता है। जो एक कोशिका के अंदर आप इस चित्र में देख रहे होंगे, यह सारे कोशिकांग हैं, आपको दिखाए जा रहे हैं। हम इस पर भी बात करेंगे। यह एक पादप कोशिका का चित्र है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोशिकांग की। तो यह एक प्रारूपिक पादप कोशिका का एक चित्र है। इस चित्र के अंतर्गत यह सभी प्रकार के कोशिकांग हैं जो इस कोशिका को संयुक्त रूप से निरंतर सरल रूप से कार्य करने में सहयोग प्रदान करते हैं, जिससे यह कोशिका अपना निश्चित विकास करती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कोशिका के स्पष्ट आकृति के ऊपर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यह एक सरल पादप कोशिका है जिसमें यह रिक्तिका है। यह केंद्रक, और केंद्रक के बाहरी जो आवरण होते हैं उसको केंद्रक आवरण कहते हैं या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो केंद्रक के अंदर उपस्थित है हमारा क्रोमैटिन धागे। यह जो जालिका वह दिखाई दे रही है, दरअसल यह है हमारा अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको कहते हैं। इसके अलावा यह हमारा है हरितलवक, यह हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। और लास्ट हमारा एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है गाल्जी काय। तो बच्चों, इस प्रकार से एक साधारण पादप कोशिका के अंदर यह कुछ प्रमुख कोशिकांग है। ठीक है, अब आगे अगली कक्षा में हम इन महत्वपूर्ण कोशिकांगों तथा पादप कोशिका में इनके योगदानों के बारे में हम विशेष रूप से जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में हम बात करेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका के कोशिकांगों को और उनके कार्यों को। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।